हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 24 मई एंड 24 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इस पे आपको डेली जो लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF मिलेगी। साथ में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं पोस्ट करती हूँ वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ आप मेल आईडी और ट्विटर आईडी के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो देखो, आज की पॉजिटिविटी यही है कि आप अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो और ट्रस्ट करो कि जो आप कर रहे हो वो आपको अपने गोल के पास ले जा रहा है। आपके गोल को अचीव करने के आप बहुत ज्यादा करीब हो। ओके, और इसीलिए मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो लास्ट मिनट टिप्स हैं वो लेकर आई थी मैं आपके लिए। तो उसकी लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी। आप लोग जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं 2022 का या फिर 2023 का, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहो तो देख सकते हो। ओके, एंड आई हाईली सजेस्ट इट। ओके, आगे बात करते हैं। आज के टॉपिक्स देख लो। तो देखो, GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। फिर इसके अलावा एक ताइवान चाइना इशू के बारे में एक न्यूज है, इसको देखेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ के आशा वर्कर्स जो है इनको WHO का हेल्थ लीडर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो हेल्थ लीडर अवार्ड से नवाजा गया है हमारे यहाँ के आशा वर्कर्स को। तो इसके बारे में देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इकोनॉमी में 2 रिपोर्ट्स आज आई हैं। एक है ILO की रिपोर्ट, यानी कि ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रिपोर्ट आई है, और दूसरी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जो दिखाती है कि कितनी इनइक्वालिटी हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो मैं आपको फिर से एक और बार बता दूं कि GS4 का जो एथिक्स का पेड कोर्स है वो हम लेकर आ रहे हैं सिंस 20 जून। ओके, तो आफ्टर प्रीलिम्स ये एथिक्स का कोर्स लेकर आ रहे हैं हम। लगभग 40 to 50 लेक्चर्स का ये कोर्स होगा, और आप लोग में से जो भी एनरोल करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वो लोग जो 2023 का अटेम्प्ट देने वाले हैं या 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, इन दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए, दोनों ही टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो चूज अकॉर्डिंगली। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपके लिए एथिक्स की एक जो लिंक है, हम जो मैंने पहले एथिक्स पढ़ाया हुआ है उसकी जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं आप टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, एक यूट्यूब लिंक है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ओके, तो आज के 2 क्वेश्चंस। तो देखो, यहाँ पे अब प्रीलिम्स बहुत दूर है नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा CSAT लेना शुरू किया है। तो CSAT के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है जो 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है, और दूसरा CSAT का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये 2021 में अगेन पूछा जा चुका है। तो 2 क्वेश्चन है आपके सामने, इन दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पता चलेगा कि CSAT की किसकी कितनी तैयारी है। 2022 वाले तो है ही, 23 वाले 24 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल करना। ओके, आगे बात करते हैं। पहला आज का आर्टिकल है, इंडिया टू जॉइन बाइडेन्स न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। तो बेसिकली न्यूज क्या है, देखो, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाने जा रहे हैं, ट्रेड इनिशिएटिव एक लेने जा रहे हैं। कौन लेने जा रहे हैं? जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन जो कि US के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात की है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके, और इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे इस न्यूज के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले समझो इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में है। कब से? जब से ट्रम्प आए हैं। ठीक है, ट्रम्प ओबामा के टाइम से बहुत ज्यादा न्यूज में था इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, और ट्रम्प का ही टाइम था जब यहाँ पे इस पैसिफिक, ये जो एशिया पैसिफिक रीजन था उसको इंडो पैसिफिक रीजन नाम दिया गया बाय द US एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है। एक तो ये देखो, ये इंडियन ओशन वाला रीजन, और ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ वाला वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है, ये वाला रीजन जो है इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली, आई एम सॉरी फॉर दिस मैप। ओके, ऐसा होगा। और ये जो पूरा मैप है यहाँ पे देखो, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया इसमें आता है, कुछ हिस्सा इसका ऑस्ट्रेलिया का भी आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडो पैसिफिक रीजन को। ओके, तो ये तो मैंने पहले आपको बता दिया इंडो पैसिफिक रीजन है क्या।
अब देखो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको यहाँ पे साथ में लाने के लिए एक ट्रेड इनिशिएटिव लेकर आए हैं जो बाइडेन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने सबसे पहले इस आईपीईएफ के बारे में बात करी थी इन अक्टूबर 2021 ड्यूरिंग द ईस्ट एशिया समिट। तो 2021 में ये इसकी बात कर चुके थे। और ये जो फ्रेमवर्क है बेसिकली देखो, ये जो आईपीईएफ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप टैरिफ नहीं लगाओगे, ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के गुड्स पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आईपीईएफ बेसिकली है क्या, एक एफर्ट है ये, ठीक है। एक एफर्ट है कि हर कंट्री जो भी इसमें शामिल हो, आईपीईएफ में शामिल हो, वो अपने ट्रेड में अच्छा कर सके इन रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है, अभी पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो चाइना ने कैप्चर किया हुआ है इस रीजन का, है ना। आप सभी को पता है इंडिया में जो भी गुड्स देखो चाइना के हैं, ठीक है। और ऐसे ही आसपास की जितनी भी कंट्रीज है ना, उसमें आप देखोगे चाइना का बहुत डोमिनेंस है ट्रेड में। तो इसी को काउंटर करने के लिए और साथ में जो अपने अपने हर देश अपना अपना यहाँ पे फायदा देखते हुए, जैसे इंडिया भी अपना फायदा देख रहा है, यूएस अपना फायदा देख रहा है, तो ये कंट्रीज भी अपना ट्रेड बढ़ावा, उसको अपने ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है इस रीजन में, इसीलिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होंगे इन सभी कंट्रीज की जो आईपीईएफ में पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे कि एक होगा ट्रेड फैसिलिटेशन, ओके, ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा, सप्लाई चेन के रिजिलियंस को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी क्या होता है, सारा का सारा सप्लाई चेन चाइना से रिलेटेड है। अब जैसे कोविड हुआ यहाँ पे, अब आपको पता है कि कोविड के दौरान यहाँ पे चाइना में कितना बड़ा इकोनॉमिक ड्रॉबैक, इकोनॉमिक लॉसेज हुए थे, ठीक है। तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड की और स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन की जो इकोनॉमी थी काफी कुछ सफर किया था उन्होंने चाइना के कारण, क्योंकि सप्लाई चेन एक ही है। तो सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना भी एक काम होगा, क्लीन एनर्जी के लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वर्कर्स के स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे सेट करना, ठीक है। तो ये सब कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट में काम करेगा कौन, आईपीईएफ, ओके। आगे बात करते हैं, ये आईपीईएफ की क्यों जरूरत थी। तो सबसे पहली जरूरत थी कि यूएस चाहता था कि उसकी क्रेडिबिलिटी फिर से इस रीजन में बने, ठीक है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे यहाँ पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि बहुत एफर्ट्स करे इस इंडो पैसिफिक रीजन को केटर करने के लिए, लेकिन उस समय पे एक पार्टनरशिप हुआ करती थी जो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करता था, जिसका नाम था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में जितने भी पैसिफिक ओशन के आसपास जितनी भी कंट्रीज है ना, इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, इसी को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने ये शामिल हुआ यूएस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उन्होंने इससे विड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यूएस ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे यूएस का कुछ डोमिनेंस रहा ही नहीं, यूएस का कोई स्टेक ही नहीं रहा इस रीजन में, ठीक है। तो अब यूएस वापस से इस क्रेडिबिलिटी को जो खो गई थी उस समय पे, अब उसको रीगेन करना चाहता है। दूसरी चीज, चाइना को काउंटर करना चाहता है। चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है इस रीजन में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि काफी लंबे समय से यूएस यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, एब्सेंट था, इसीलिए यूएस की क्रेडिबिलिटी भी कम हो गई है। तो दोनों चीजें करना चाहते हैं, तो चाइना को काउंटर करना है और यूएस को खुद की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी यहाँ पे इंश्योर करनी है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो भी रीजनल इकोनॉमीज हैं उनको एनकरेज करना चाहता है यूएस कि आप अपने आप को चाइनीज मार्केट से डीकपल करो। आज के टाइम पे क्या है कि जितनी भी रीजनल इकोनॉमीज है, इंडिया तो चलो है ही, उसके साथ में जो भी छोटी मोटी इकोनॉमीज है, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान तक भी, ये सभी चाइना की मार्केट पे डिपेंड करते हैं, चाइना के सप्लाई चेन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे यूएस चाहता है कि ये सारी जो कंट्रीज हैं जितने भी आईपीईएफ में आती हैं, वो अपने आप को डीकपल करें चाइनीज मार्केट से, एक के ऊपर किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें, सो दैट वो अपने ऑटोनॉमस डिसीजंस ले सकें, ओके। अब बाइडेन जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आईपीईएफ जो है वो फिर से यूएस की री एंगेजमेंट शुरू करवाएगा विद ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे यूएस अपनी री एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है विद द ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसीलिए भी यहाँ पे आईपीईएफ लाया गया है, ओके। अब देखो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए तो है ही है, यूएस के लिए और जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है सभी के लिए है, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अब आपको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये मल्टीपोलर रीजन है, इसमें कई सारे पोल्स हैं। अब जैसे एक साइड पे इंडिया है, इंडिया इज अ क्रेडिबल पावर, उसके बाद दूसरा चाइना भी है, ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे जापान भी है, जापान भी एक अच्छा काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ठीक है। तो मल्टीपोलर रीजन है और यहाँ पे लगभग आधी वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो यहाँ से ही जनरेट होती है, लगभग वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन यहीं पे रिसाइड करती है। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इस रीजन की। दूसरा, मिनरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे आपको काफी मिलेंगे, जैसे फिश स्टॉक्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, ऑफशोर ऑयल एंड गैस मिलेगा। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ,
ओके तो यहाँ पे वर्ल्ड की लगभग 60% जीडीपी जो है वो यहीं से जनरेट होती है, ठीक है। फिर कॉमर्स के तौर पे भी आप देखोगे तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का है, वो इसी रूट पे आता है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहीं से ड्राइव होती है, इसीलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हर कंट्री अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, अपनी यहाँ पे हेजीमनी स्टेब्लिश करना चाहती है। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूज में क्यों था ये IPEF, क्योंकि यहाँ पे एक वर्चुअल समिट हुई है, ठीक है। और वर्चुअल समिट में यूएस ने इस IPEF को लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करने के लिए हामी भरी है। तो इंडिया भी अब जो यूएस का ये नया ट्रेड इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक रीजन का, इसको इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये टोक्यो से लॉन्च हुआ है, ठीक है। और वर्चुअल समिट के थ्रू सबने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 पिलर्स होने वाले हैं इसके, ठीक है। पहला पिलर क्या होने वाला है? पहला पिलर होने वाला है ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है। ट्रेड सप्लाई चेन रेजिलियंस होने वाला है। दूसरा होने वाला है क्लीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन, जैसे कि हमने पढ़ा था। तीसरा होने वाला है यहाँ पे एंटी करप्शन मेजर्स, ठीक है, एंटी करप्शन मेजर्स, ओके। और चौथा तो यही था सप्लाई चेन रेजिलियंस, है ना। तो ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी और एंटी करप्शन मेजर्स, ये 4 पिलर्स पे बेसिकली ये काम करने वाला है। और आज की डेट में अगर आप इस ग्रुपिंग में देखोगे IPEF में, तो एशियान की जो कंट्रीज आपने सुनी होंगी, ठीक है, आपको पता होगा 10 कंट्रीज हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आती है। इन 10 में से 7 कंट्रीज जो है वो IPEF की मेंबर्स बनी है। साथ में सारे के सारे क्वाड ग्रुप के मेंबर्स, क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, US है और जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों इसके मेंबर्स बने। साथ में न्यूजीलैंड भी आया है साथ के साथ, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज जो है अभी इसकी मेंबर्स बनी है, ओके। तो यहाँ पे कोशिश बेसिकली ये की जा रही है कि चाइना को काउंटर किया जाए, इस रीजन में US अपनी हेजमनी, अपनी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करे। और जब वो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उससे पीछे हटा था US, उसको यहाँ पे काउंटर करने का, उसको यहाँ पे कंपनसेट करने का कोशिश यहाँ पे US कर रहा है, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है रिगार्डिंग US टू डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। तो बेसिकली क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, जो ताइवान है, ताइवान जो है वो चाइना के पास में पड़ता है, ठीक है। ये बेसिकली ये चाइना मेनलैंड है और ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है इसके पास में, ठीक है। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है, ठीक है। और ताइवान को किसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने नहीं देता, काफी डोमिनेंस शो करता है। हालांकि ताइवान के पास डी फैक्टो देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे तो सॉवरेनिटी है, लेकिन चाइना जो है क्लेम काफी करता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है। अब US ने ऐसे में कहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं पूरा मैटर क्या है, उसके बाद आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। तो देखो सबसे पहले लोकेशन देखो, तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत, ओके। और इसके पास में यहाँ पे देख रहे हो ये चाइना है, चाइना के पास में यहाँ देख रहे हो ये है ताइवान, ठीक है। तो बहुत छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे पड़ता है कहाँ पे? ईस्ट चाइना सी के नीचे, साउथ चाइना सी के ऊपर पड़ता है, बेसिकली पैसिफिक ओशन पड़ जाता है ये वाला। तो यहाँ पे ये पड़ता है ना। ताइवान और चाइना इतने क्लोज है, ठीक है। लोकेशन समझ आ गई। अब बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे चाइना और ताइवान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। पहले शुरुआत जब हुई थी तब चाइना मेनलैंड का ही पार्ट हुआ करता था ताइवान। उसके बाद एक सिविल वॉर हुई 1949 में, और इस दौरान चाइना और ताइवान सेपरेट हो गए। लेकिन आज भी चाइना यही मानता है कि ताइवान उसी की टेरिटरी है और अगर चाहे तो फोर्स से जबरदस्ती उसको अपने अंदर शामिल कर सकता है, ठीक है। तो ताइवान के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम चाइना का पार्ट नहीं है, हम तो अपना एक सॉवरेन स्टेट है, ठीक है, हम अपने इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में एंग्री रेटोरिक, जो हॉस्टाइल इंटेंशंस चल रहे हैं। चाइना की जब मर्जी होती है ताइवान के ऊपर से बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और बड़े बड़े मिसाइलें उड़ा देता है, सो दैट चमका के रख सके चाइना ताइवान को, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टाइल रिलेशंस बहुत हैं। 1980s से हालांकि रिलेशंस थोड़े बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन चाइना फिर भी ये चीज कहता है, चाइना ने एक फॉर्मूला सामने रखा 1980s के दौरान कि 1 कंट्री 2 सिस्टम। मतलब बेसिकली चाइना ये चमकाते हुए कह रहा है ताइवान को कि अगर आप अच्छे से मानो तो अभी हम आपको काफी कुछ सॉवरेनिटी देंगे, काफी कुछ ऑटोनॉमी, सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन आप मान लो कि आप चाइनीज मेनलैंड का ही पार्ट हो। अगर प्यार से मानते हो तो ऑटोनॉमी मिलेगी, अगर नहीं मानते हो प्यार से तो फिर हम आपको फोर्स से चाइना मेनलैंड में शामिल कर देंगे और उसके बाद आपको कोई ऑटोनॉमी भी नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे चाइना कह रहा है कि हम कंट्री एक ही है लेकिन 2 सिस्टम चला सकते हैं अगर ताइवान प्यार से मानता है तो,
ठीक है। तो यहाँ पे ताइवान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने यहाँ की हालांकि कुछ रूल्स रिलैक्स जरूर करे यहाँ के लोगों के लिए, चाइना के लोगों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आज भी ताइवान को किसी भी दूसरी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने की आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। आज़ादी कैसे नहीं मिली है? देखो यहाँ पे एक सिस्टम चलता है वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत जो इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है चाइना ने। अब क्या है ये वन चाइना पॉलिसी? देखो, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना ये बोलता है कि जो भी लोग, जो भी कंट्रीज जो है वो मेनलैंड चाइना के साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहती हैं तो फिर वो ताइवान के साथ किसी भी तरह का रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकते। अगर उन्होंने ताइवान के साथ कोई भी तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशन या फॉरेन रिलेशन रखे तो फिर चाइना उनके साथ हर तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देगा, ऑफिशियल रिलेशंस तोड़ देगा, ठीक है। अब देखो ये ऑन पेपर यही है, ओके। और आज के डेट में भी ताइवान को बहुत ही कम कंट्रीज है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड बात करोगे, डी फैक्टो बात करोगे, तो यहाँ पे चाइना के ये सब करने के बाद भी ताइवान के साथ बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अंदर ही अंदर ट्रेड करती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखती हैं। जैसे इंडिया की भी बात करोगे तो इंडिया ने हाल ही में 25 इयर्स मनाए थे अपने ताइवान के साथ अच्छे रिलेशन होने के, ठीक है। तो इंडिया इस जो ये चाइना की जो पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, इसको मानता नहीं है, लेकिन हालांकि कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी तक चाइना के अलावा ताइवान के साथ हमने एस्टैब्लिश तो नहीं करे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये ताइवान और चाइना का क्या इशू है समझ में आया होगा। अब आते हैं मेन आर्टिकल के ऊपर। तो देखो यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि अगर यहाँ पे चाइना ताइवान के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स यूज करता है, किसी भी तरह का अग्रेशन यूज करता है, तो यूएस को बीच में खड़ा पाएगा चाइना, ठीक है। तो ताइवान के ऊपर कोई भी आंख उठा के नहीं देख पाएगा, ताइवान को यहाँ पे डिफेंड करने यूएस आएगा, ऐसा कहा है यूएस ने, ठीक है। अब देखो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा कहने के पीछे क्या क्या चीजें हैं। पहला तो आपको पता ही, अभी हमने इसके जस्ट पहले डिस्कस किया कि चाइना को इकोनॉमिकली काउंटर करना चाहता है यूएस, ठीक है। तभी यहाँ पे आप देख रहे हो काफी टाइम से ट्रेड वॉर्स वगैरह भी चल रही हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, चाइना की हेजिमनी भी बढ़ रही है, ठीक है। चाइना की हेजिमनी बढ़ रही है कैसे? ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चाइना की हेजिमनी बढ़ रही है। और जैसे ताइवान जो है, ताइवान इसका वीक पॉइंट है, तो ताइवान को अगर पकड़ लिया तो चाइना को अब चमका सकता है यूएस, वरना चाइना को चमकाने के लिए यूएस के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी हैं, इकोनॉमिक पॉइंट्स भी हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं। इन सभी के कारण यूएस ताइवान को डिफेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि यूएस कोई बहुत ही महान देश है जो दूसरी जिन भी कंट्रीज के अगेंस्ट इंजस्टिस हो रहा है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यूएस के अपने भी इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इंडिया टू बी द लीडर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारे मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर हैं? देखो ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इन्होंने यहाँ पे कहा है, कहाँ पे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक समिट हो रही थी डावोस में। यहाँ में इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए एक लीडर की भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है फास्टर मूव कर रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है, और हम इस एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो इंडिया जो है 25th एनिवर्सरी भी मना रहा है, ठीक है। 25th एनिवर्सरी किसकी मना रहा है? हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो डावोस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया उसको 25 ईयर्स पूरे हो गए, इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिकम एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, ओके। अब देखो इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्या है इसको समझो। आई होप आप सभी को पता होगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो आता है वो हाइड्रोजन ही आता है, ठीक है। लाइटेस्ट एलिमेंट है, कलरलेस, ऑडोरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक और हाईली कंबस्टिबल होता है ये, ठीक है। बहुत जल्दी आग लग जाती है इसमें। मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मिलता है वो हाइड्रोजन ही है। लगभग 75% जितने भी मैटर बने हुए हैं उसमें 75% हाइड्रोजन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है जीरो एमिशन फ्यूल है, मतलब इसमें से कोई कार्बन वगैरह रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ जलता है। इसको फ्यूल सेल्स और इंटरनल कंबंशन इंजन में भी यूज किया जा सकता है, स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो कौन कौन से और टाइप्स हैं हाइड्रोजन के उसको देखते हैं। एक तो है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, एक है ग्रे और एक है ब्लू। अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा है, नाम से समझ में आ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन वो होगा जो कोई वेस्ट ज्यादा जनरेट ना करे, रिन्यूएबल एनर्जी से बना हुआ हो। तो वही चीज है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बना होता है इस वो कैसे बनता है?
वाटर को हम स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे वाटर आपको पता है H2O, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे और एक बनाएंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के 2 एटम और एक एटम ऑक्सीजन का। और ये कैसे करते हैं हम? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए, ठीक है। तो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, और वाटर को स्प्लिट करके बनाया जाता है। दूसरा है ग्रे हाइड्रोजन, इसको बनाया जाता है किससे? मिथेन से, ठीक है। तो यहाँ पे मिथेन से इसको स्प्लिट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, और यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। और यही मेन ग्रे हाइड्रोजन ही कॉज है क्लाइमेट चेंज का। तो जो ग्रे हाइड्रोजन डेवलप होता है, ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना, उसी के कारण क्लाइमेट चेंज होता है। क्योंकि इसके कारण क्या होता है? CO2 का एमिशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इसके कारण जो है क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बढ़ता है। और कभी कभी क्या होता है ना, ग्रे हाइड्रोजन में जो ग्रे हाइड्रोजन डेवलप किया जाता है कैसे? मीथेन को स्प्लिट करके। ये कई बार क्या होता है, कोल के कारण, कोल से ये किया जाता है, मतलब कोल की हीट को यूज करते हुए जो मीथेन है उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पे इसके कारण ही यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता है। और कई बार क्या होता है, इसको ब्राउन ब्लैक हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन इंस्टीड ऑफ ग्रे हाइड्रोजन, ओके। ब्लू हाइड्रोजन भी पहले जैसे ये ग्रे हाइड्रोजन जैसा ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि इसमें कुछ एडिशनल टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बनता है तो CO2 रिलीज होता है, ठीक है। अब ये CO2 को हम थोड़ा सा सिंक इन करवा सकें, थोड़ा सा अब्जॉर्ब करें, सो दैट ये एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज ना हो, इसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, और उससे अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन बनता है उसको हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा कम होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज द मोस्ट सस्टेनेबल वन, देन ब्लू हाइड्रोजन आता है, एंड उसके बाद आता है ग्रे हाइड्रोजन, ओके। तो ये याद रखना है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हमने समझा, ग्रीन हाइड्रोजन की सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो देखो ये क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल होता है, इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा रिलीज होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सेक्टर्स में इसको यूज कर सकते हो, आयरन स्टील में, केमिकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे यूज होती है, इसको देखो कई बार क्या होता है ना कि रिन्यूएबल एनर्जी को आप स्टोर नहीं कर सकते और वो वेस्ट हो जाती है। इससे अच्छा ये है कि आप हाइड्रोजन डेवलप करने में उसको यूज कर लो, तो ग्रीन हाइड्रोजन बन जाएगा। उसके बाद इंडिया के अपने टारगेट्स हैं, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हमने साइन किया था, इसमें हमने बोला था कि हम अपने कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमारे रहेंगे, वॉलंटरली हम डिसाइड कर रहे हैं, और हम इन टारगेट्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो इन टारगेट्स को अचीव करने में भी हमारा ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है मदद करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी में भी हमारी मदद करेगा, ओके। उसके बाद ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है एक एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के फॉर्म में हमारा मदद कर सकता है। फिर जहाँ पे मोबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि जो लार्ज डिस्टेंस मोबिलाइजेशन होता है, वहां पे भी ग्रीन हाइड्रोजन काफी हेल्पफुल होता है, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है ना, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट द इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें ये एक रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसकी रिपोर्ट है कि कोविड के दौरान हमारे वर्ल्ड में इनइक्वालिटी किस तरह से बढ़ी है, उसका यहाँ पे कुछ प्रूफ दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज जो यहाँ पे बोली गई है कि कोविड के दौरान यहाँ पे क्या हुआ है, हर 30 घंटे में, हर 30 आवर में एक बिलियनियर डेवलप हुआ है, एक बिलियनियर यहाँ पे बना है, एक पर्सन यहाँ पे बिलियनियर बना है। और उसी टाइम में एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन भी गया है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है ना इनइक्वालिटी का, यहाँ पे देखो ये जो है ये पॉवर्टी वाली लाइन है, और ये वाली जो है ये बिलियनियर वाली लाइन है, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो इसी टाइम पे इधर खस के हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो इधर खस के हैं। तो जो गैप है बीच में वो बढ़ती गई है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है इसका नाम रखा गया है प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन, ठीक है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हुई है वहां पे इसको प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि ड्यूरिंग द कोविड यहाँ पे 573 पीपल जो है, 573 लोग जो हैं ये बिलियनियर बन गए, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान ही। और हर 30 घंटे में एक बिलियनियर बन रहा था, ठीक है। और वहीं लगभग 263 मिलियन लोग, 263 मिलियन याद रखना, ये 263 मिलियन है, ये सिर्फ 573 है। तो 263 मिलियन लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ चले गए हैं हर 33 घंटे में। तो ये दिखाता है कि कितना ज्यादा गैप जो है वो बढ़ता गया है। और ये जो गैप है ये लगभग 3 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक, ओके। तो एक चीज तो ये बोली। दूसरी चीज इसके कारण क्या है, तो देखो कारण ये है, ऐसा नहीं है कि ये जो बिलियनियर बन रहे हैं बहुत ज्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं या बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है, जितना भी ये प्रॉफिट डेवलप करते हैं इसको अपनी साइड खींच रहे हैं। तो आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स भी ऐसा ही कहते हैं। कार्ल मार्क्स, जो भी लोग सोशियोलॉजी जिनका ऑप्शनल होगा उनको पता होगा कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि एक होते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो बिलियनियर बन रहे हैं,
और एक होते हैं प्रोलेटारिएट्स जो कि काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो क्लासेस होती हैं, इनमें क्या होता है कि प्रोलेटारिएट सारा काम करते हैं, ठीक है, वर्क सारा प्रोलेटारिएट करते हैं, हार्ड वर्क सारा प्रोलेटारिएट का होता है, लेकिन कैपिटलिस्ट इनका सारा क्रेडिट अपनी साइड खींच लेते हैं। तो ये तो ऊपर उठ जाते हैं इन द इकोनॉमिक क्लास, लेकिन ये और ज्यादा डाउनग्रेड होते रहते हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन जो है, वर्क कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब होती रहती है। तो यही सेम चीज है कि यहाँ पे वर्कर्स जो है ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज्यादा वर्स कंडीशन में रह रहे हैं और इसका बेनिफिट मिल रहा है इन बिलियनियर्स को, ठीक है, और उस बेसिस पे ही ये बिलियनियर बन रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे और भी कई कारण है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ओके, मोनोपोलीज डेवलप हो रही हैं, मोनोपोलीज के बाद यहाँ पे रेगुलेशन उतनी ज्यादा टाइट नहीं है, ठीक है, टैक्स हेवन्स बन रहे हैं कई कंट्रीज, तो वहाँ पे टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, तो लोग बिलियनियर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक तो ये कारण हो गया जो इकोनॉमिक क्लासेस को अलग अलग करता है। इसके साथ जेंडर डिस्पैरिटी भी और बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी यहाँ पे बड़ा है, मतलब देखा जाए तो लगभग 13 मिलियन विमेन जो है उनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा था कि वो शायद अनएम्प्लॉयड हो सकती हैं, ठीक है। जेंडर गैप जो है पेमेंट में, जो रेम्यूनरेशन है उसमें भी काफी बड़ा है। जब कोविड के पहले हम बात करें तो कोविड के पहले यानी कि 2019 में ये जो जेंडर पे गैप था, इसके लिए बोला जा रहा था कि 100 इयर्स लगेंगे इस पे गैप को क्लोज होने में। मतलब मान लो अगर एक लड़के को किसी काम के 50 रुपीज मिलते हैं और एक लड़की को 30 रुपीज मिलते हैं, तो ये जो दोनों के 50 होने या दोनों के 30 होने में अभी 100 इयर्स लगेंगे, ये कहा जा रहा था पहले, कोविड के पहले यानी कि 2019 में। अब कहा जा रहा है कि नहीं, 100 नहीं, अब 136 इयर्स लगेंगे इस पे गैप को कवर करने में, ठीक है। तो ऑक्सफैम बेसिकली ये रिकमेंड करता है कि कुछ टैक्स मेजर्स हमको लगाने चाहिए प्रोग्रेसिव तरीके से, सो दैट यहाँ पे जो ज्यादा बिलियनियर बन रहे हैं उनकी भी यहाँ पे थोड़ा सा उनकी जो सरप्लस मनी है, सरप्लस वेल्थ है, उसको यहाँ पे यूज किया जाए उन लोगों के लिए जो पावर्टी के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रोग्रेसिव टैक्स रिजाइम लाने की जरूरत हमको है, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आशा वर्कर्स के बारे में। तो बेसिकली देखो ये आर्टिकल ये है कि WHO ने यहाँ पे एक अवार्ड अनाउंस किया है जिसका नाम है हेल्थ लीडर अवार्ड, ओके। तो ये कुल मिला के 6 अवार्ड्स दिए गए हैं, उसमें से एक अवार्ड हमारे आशा वर्कर्स को, हमारे इंडिया की आशा वर्कर्स को मिला है। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आपने देखा होगा अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते हो तो गांव वाले रीजन में क्या होता है कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए कुछ महिलाओं को, कुछ विमेन को वॉलंटरीली बेसिस पे इनको एम्प्लॉय किया जाता है, अलॉट किया जाता है, इनको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन हालांकि गवर्नमेंट देती है। और ये विमेन का काम ये होता है कि जो पूरा रीजन है विलेज वाला, उसको यहाँ पे अवेयर करे फॉर द हेल्थ कंडीशन, फॉर द न्यूट्रिशन, जो भी कोविड की जैसे वैक्सीन है, डायग्नोस्टिक हो रहे थे, उन सब में मदद करें। और आशा वर्कर्स ने इस दौरान बहुत ही बढ़िया काम किया था ड्यूरिंग द कोविड, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश में जो कोविड कब हो पाया है उसमें, ठीक है। तो इंडिया की इन 10 लाख आशा वर्कर्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि कम्युनिटी को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने में ये क्रूशियल लिंक के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, ठीक है। लोगों को रूरल पॉवर्टी से बाहर निकालने में भी इन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कोविड के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर किया है, डायग्नोस्टिक्स इंश्योर किए हैं, हेल्थ केयर इंश्योर किया, ये सब कुछ किया है, ठीक है। अच्छा, ये तो आशा वर्कर्स की बात हो गई। आशा वर्कर्स को गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे रेम्यूनरेशन देती है, जिसमें भी जो आशा वर्कर्स हैं वो मिनिमम वेजेस पे काम करती हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लेती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं उनके अलावा अफगानिस्तान की 6 नर्सेस थी, 6 वॉलंटियर्स थी, वुमेन वॉलंटियर्स, इनको भी 8 वॉलंटियर्स थी, इनको भी यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये 8 वॉलंटियर्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जा रही थी बच्चों को, और इनको 8 वॉलंटियर्स को शूट डाउन कर दिया गया, किसने? तालिबान ने, ठीक है। तो अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था और इन 8 वॉलंटियर्स को ये अवार्ड से नवाजा गया है, ओके। तो देखो थोड़ा सा आशा वर्कर्स के बारे में जान लेते हैं। अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ये देखो ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ना हमारा, उसका एक की कंपोनेंट है आशा वर्कर्स। तो ये हर विलेज में, कंट्री के हर विलेज में कुछ ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होंगे जिनको आशा कहा जाएगा, ठीक है। तो हर विलेज में जो अकाउंटेबिलिटी होगी हेल्थ की वो इन आशा वर्कर्स की होगी, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी अकॉर्डिंगली, सो दैट एक कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जोड़ के चल सके। ये जो होंगी एक वुमेन होगी, ओके, मैरिड हो सकती है, विडोड हो सकती है, डाइवोर्स्ड हो सकती है, 25 to 45 इयर्स एज के बीच में होनी चाहिए। लिटरेट होनी चाहिए वो वुमेन, लगभग कम से कम 10th तो पास होनी ही चाहिए। दूसरी चीज ये कि इनके जो स्किलिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, वो भी काफी स्ट्रांग होता है। इनका सिलेक्शन भी काफी रिगरस प्रोसेस से किया जाता है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, कंटिन्यूसली स्किल डेवलपमेंट इनका किया जाता है।
साथ में इनको यहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं कि कितना ये इम्यूनाइजेशन कर पा रही है, कितने टीके लगा पा रही हैं। जैसे एस्कॉर्ट सर्विसेज होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में, इसको लेकर इनका कैसा क्या परफॉर्मेंस है, हाउस होल्ड टॉयलेट्स के लिए कैसे अवेयरनेस ये फैला रही है, इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ये डिलीवर करती है फर्स्ट कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर। तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर जो है आपको आशा वर्कर्स ही डिलीवर करती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। आशा जो होती हैं ये फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल होती हैं किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू में, जैसे कोई वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली हो गए, इनके लिए फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल जो है हेल्थ के रिगार्डिंग वो आशा वर्कर्स रहेंगी, ठीक है। अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं ये, ठीक है। कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, बेसिक सैनिटेशन क्या होता है, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, इन सब को लेकर। और साथ में जो बर्थ प्रिपेयर्डनेस है और जो भी सेफ डिलीवरी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इनको लेकर भी विमेन को काउंसलिंग देती है ये आशा वर्कर्स। तो कुल मिला के बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम ये करती हैं आशा वर्कर्स इन द रूरल एरियाज। और यहाँ पे जो हेल्थ का ढांचा है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी आशा वर्कर्स ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। वर्ल्ड में हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स, ILO। तो ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है और इनका कहना है कि 2021 में कई सारी जॉब्स का लॉस हुआ है, लगभग 11.2 करोड़ जॉब्स यहाँ पे खत्म हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ आवर्स जो थे वो भी कम हुए हैं, लोगों के जो नंबर ऑफ आवर्स जो वर्क करते थे वो भी लगभग 3.8% से गिरे हैं, ठीक है। और साथ में जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है और जो भी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे जेंडर गैप जो है हल्का सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी काफी बड़ा जेंडर गैप आपको देखने को मिलता है। ये बताया गया है कि ड्यूरिंग 2021 यहाँ पे हर 100 में से लगभग 12 विमेन की जॉब चली गई, और वहीं अगर मेन के केस में देखोगे तो हर 100 में से लगभग 7.5 मेन की जॉब यहाँ पे चली गई थी। तो यहाँ पे ये सब जो हुआ था, यहाँ पे एक तो ये लॉकडाउन हो गए थे कोविड के दौरान, एक तो ये कारण था। चाइना में तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन चल रहा था, 0 कोविड वगैरह वाली पॉलिसी चल रही थी, तो उस कारण से। फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, ठीक है, तो उसके कारण पूरा इंटरनेशनल अरीना बिगड़ गया। जो इन्फ्लेशन है ग्लोबली वो बहुत बढ़ रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण यहाँ पे ये सब इश्यूज चल रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, तो हमारे इतने ही आर्टिकल्स थे आज के लिए, ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स है ना, इसके डाटा को आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं CSAT के उसके आंसर्स शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।